आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर, भारत के सशस्त्र बलों का तेजी से बदलता रूप। हम देखेंगे कि कैसे रणनीतिक साझेदारियों और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग का एक शानदार कॉम्बिनेशन हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम को बदल रहा है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नए हथियार खरीदने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बड़ा रणनीतिक बदलाव है जो आने वाले दशकों के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे एक इतना विशाल रक्षा क्षेत्र प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल टेक्नोलॉजी के दम पर अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल रहा है। दशकों से हम एक ही पुराने तरीके पर चल रहे थे, लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है ना, वो सिर्फ सरकार के अंदर से ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की क्षमता और लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी के एक बेहतरीन तालमेल से आ रहा है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम कर रहा है, ये समझना वाकई काफी रोमांचक है। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामरिक जमीनी बलों का आधुनिकीकरण, उसके बाद मानव रहित तकनीक और वायु रक्षा, फिर प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता रोल, और आखिर में बात करेंगे मेगा डील्स और भारत की ग्लोबल पहुंच की। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, यानी हमारे सामरिक जमीनी बलों के आधुनिकीकरण की। ये बदलाव सीधे ग्राउंड जीरो से शुरू होता है। ग्राउंड लेवल पर यह बदलाव कैसा दिखता है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है भारतीय सेना की 105 लाइट फील्ड गन का अपग्रेडेशन। पुरानी प्रणाली में सब कुछ मैनुअल था, क्रू को सच में भारी भरकम मेहनत करनी पड़ती थी और जाहिर है रिस्पॉन्स भी धीमा होता था। लेकिन अब नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स की मदद से वेपन्स की तैनाती अब बहुत फास्ट हो गई है, सटीकता कहीं ज्यादा है और दुश्मन को जवाब भी पलक झपकते ही मिलता है। सोचिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि मैनुअल तरीकों से सीधा हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। जमीनी बलों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV के लिए नेक्स्ट जनरेशन आर्मर। DRDO की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी इस चुनौती पर काम कर रही है। देखिए, आज के युद्ध के मैदान में 800 APFSDS जैसे खतरनाक हथियारों का खतरा बना रहता है। ये ऐसे खतरनाक डार्ट्स होते हैं जो मोटी से मोटी धातु को भी मक्खन की तरह चीर सकते हैं। इनसे बचने के लिए एडवांस कॉम्पोजिट्स, नैनो इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और हल्के लेकिन बेहद मजबूत अलॉयज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर मकसद ये है कि टैंक का वजन भी ना बढ़े और युद्ध के मैदान में उसकी सुरक्षा भी पूरी तरह से पक्की हो जाए। अब ग्राउंड से चलते हैं सीधे आसमान की तरफ। हमारा खंड 2 है मानव रहित तकनीक और वायु रक्षा। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई गौर करने वाली है वो ये है कि अलग अलग सामरिक कामों के लिए ड्रोन तकनीक अब कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत बन चुकी है। जरा देखिए, ड्रोन यार्ड्स एरियल सॉल्यूशंस ने उत्तरी कमान को 300 ऐसे ड्रोन दिए हैं जो सिर्फ विस्फोटक ही नहीं गिराते, बल्कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW क्षमताओं से भी लैस हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दुश्मन के कम्युनिकेशंस को जाम कर सकते हैं। दूसरी तरफ HAL का UAV 200 पहाड़ों की ऊंचाई पर रसद पहुंचाने के लिए तैयार है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट बस होने ही वाली है। और फिर है BEL का वेहान 50, जो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और फॉरवर्ड पोस्ट तक 50 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। ये सब बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। जरा इस $2.6 बिलियन के आंकड़े पर एक नजर डालिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये बजट किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बराबर है जो सीधे भारतीय सेना के एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम में लगाया जा रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में आसमान से, खासकर ड्रोन से जो खतरे आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए इतने बड़े स्केल के डिफेंस सिस्टम की हमें सख्त जरूरत है। और इसी $2.6 बिलियन के प्रोग्राम में दक्षिण कोरियाई कंपनी हानवा एरोस्पेस का K30 बेहू 2 सिस्टम सबसे आगे दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम में ट्विन 30 गन्स, मिसाइल इंटीग्रेशन और ऐसे एडवांस सेंसर्स लगे हैं जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स को ड्रोन के हमलों से बचाएंगे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। अगर ये सिस्टम सिलेक्ट होता है तो हानवा K9 वज्र के सुपरहिट मॉडल की तरह ही भारत की L&T के साथ पार्टनरशिप करेगा। इसका सीधा सा लक्ष्य है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और प्रोडक्शन के बीच तक 80% स्वदेशीकरण हासिल करना। ये विदेशी तकनीक को अपना बनाने की एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, खंड 3, निजी क्षेत्र की ओर अहम कदम। फिलहाल रक्षा निर्माण में हमारे प्राइवेट सेक्टर का योगदान करीब 30% के आसपास है,
लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे बढ़ाकर 50% करने का एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य सेट किया है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। हमेशा से जो सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा है, उससे हटकर अब प्राइवेट कंपनियों की स्पीड और इनोवेशन को डिफेंस सेक्टर में लाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इस नई पॉलिसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। रक्षा मंत्रालय इसके पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्रोटोटाइप बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर रहा है। लेकिन इस बार निर्माण का तरीका बिल्कुल अलग होने वाला है। डिजाइन का काम तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी करेगी, लेकिन असल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा, L&T और भारत फोर्ज जैसी दिग्गजों वाले इन 3 प्राइवेट कंसोर्शियम्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये पुराने सरकारी मॉडल से एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब इंटरनेशनल लेवल पर कैसे असर डाल रहा है। खंड 4, बड़े समझौते और वैश्विक पहुंच। अक्सर बड़े बदलावों के पीछे कुछ पुरानी कमजोरियां छुपी होती हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो यही पुरानी कमियां नए अधिग्रहणों को तेजी देती हैं। जैसे कि भारतीय वायुसेना अपने पुराने जगुआर फ्लीट के लिए इजेक्शन सीट के स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रही है, जो यूके से आते हैं। इस तरह की सप्लाई चेन की दिक्कतें और पुराने होते विमान इस बात का साफ इशारा है कि वायुसेना को नए, मॉडर्न और भरोसेमंद विमानों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत का जवाब है ये नंबर 114। जी हाँ, ये उन राफेल फाइटर जेट्स की संख्या है जिसके लिए भारत ने अपनी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फाइनल कर ली है। वायुसेना की ताकत और आसमान में अपनी धाक बनाए रखने के लिए ये वाकई एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। अब इस डील की बारीकियों को समझना काफी दिलचस्प है। ये सिर्फ 114 फाइटर जेट्स खरीदने की बात नहीं है। इनमें से करीब 90 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी। बाकी जेट्स पूरी तरह से तैयार कंडीशन में आएंगे। लेकिन भारत का पूरा जोर इस बात पर है कि इस डील में कम से कम 50% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो। इस पूरी कवायद का मेन मोटिव सिर्फ बाहर से ताकत खरीदना नहीं है, बल्कि अपने देश के अंदर ही एक मजबूत और टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करना है। जैसे जैसे हमारी सैन्य क्षमता मजबूत हो रही है, वैसे वैसे हमारे रणनीतिक संवाद भी ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच अहम बातचीत हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारा घरेलू सैन्य आधुनिकीकरण और इंटरनेशनल कूटनीति एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। आखिर मजबूत रक्षा नीतियां ही मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप का रास्ता खोलती हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। आर्मेनिया जिस तरह से भारतीय डिफेंस सिस्टम्स में दिलचस्पी दिखा रहा है, वो भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट का एक जीता जागता सबूत है। आर्मेनिया काफी एक्टिव तरीके से हमारे एडवांस सिस्टम्स लेना चाहता है। वो अपने Su-30 लड़ाकू विमानों को भारतीय उत्तम रडार और अस्त्र मिसाइलों से अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा आकाश NG और प्रलय मिसाइल सिस्टम में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत में बनी टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल मार्केट में भी अपनी एक मजबूत पहचान बना रही है। इतनी सारी जानकारी और डेटा को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आता है। आयात किए गए हथियारों से हटकर प्राइवेट और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ये जो तेजी से बदलाव हो रहा है, इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? जब एक देश अपने खुद के फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम बनाने लगता है और उन्हें एक्सपोर्ट भी करने लगता है, तो कूटनीति और पावर प्ले के सारे नियम अपने आप बदल जाते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये कदम वाकई एक नए युग की शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डीप एनालिसिस से आपको डिफेंस सेक्टर में हो रहे इन बड़े और जटिल बदलावों को समझने में मदद मिली होगी। हमने ग्राउंड आर्टिलरी के इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक के पूरे सफर को देखा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो क्या भविष्य के युद्धों में ये मेड इन इंडिया टैग इतिहास के पन्नों पर कोई नई कहानी लिखेगा? सोचने वाली बात है ना?